नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। राकेश सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वाले वीडियो में जो अपनी बात चल रही थी, अपन बात कर रहे हैं सवाई जय सिंह की। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में जाटों की विद्रोह का जो दमन किया था जय सिंह ने, वहां तक अपनी बात हो चुकी थी। एक बार फिर से बता देता हूं कि जाटों की विद्रोह का दमन किस तरह से होता है। कब की बात थी ये दोस्तों? जाटों की विद्रोह के दमन की बात 1722 की। अपन बात चल रही थी 1722 तक। अपन एक एक सन को लेके चल रहे हैं 1722 तक। मैंने आपको बात बता दी थी 1722 में क्या हुआ था। जाटों के विद्रोह का दमन हुआ था। जाटों का दमन किसने किया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने किया था। मुगल बादशाह कौन था उस टाइम? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के रंगीला के नेतृत्व में सवाई जय सिंह ने जाटों के विद्रोह का दमन किया था। और जाटों का शासक था कौन? शासक चूड़ामल। कौन था दोस्तों? चूड़ामल। चूड़ामल को सवाई जय सिंह ने क्या किया था? पराजित किया था। और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को उपाधि दी थी राज राजेश्वर, श्री राजाधिराज। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? जाटों की विद्रोह का दमन किया था 1722 में सवाई जय सिंह ने। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह की प्रसन्नता से राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि दी थी। कोई जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं इतना क्वेश्चन, क्योंकि इतनी बड़ी ऑप्शन में कैसे देगा वो, आपको पता हो कैसे देगा। मेन बात यह है कि सवाई जय सिंह ने चूड़ामल जाट का विद्रोह का दमन किया था। और यहां पर इसके स्थान पर बदन सिंह को शासक बनाया था। किसको? बदन सिंह को। यानी कि सवाई जय सिंह ने चूड़ामल जाट का विद्रोह का दमन किया था और पूर्णतः वहां से जाटों के विद्रोह से जो मुक्ति थी वो दिलाई थी। किसने? सवाई जय सिंह ने। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि बदन सिंह को शासक बना देता है। यानी कि डिग की जागीर, डिग कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। उसकी जागीर प्रदान कर दी थी किसने? सवाई जय सिंह ने। और सवाई जय सिंह ने ही बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि दी थी। उपाधि दी थी कौन सी? ब्रज राजा की। कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? ब्रज राजा। याद रखना, बदन सिंह को ब से ब्रज राजा उपाधि दी थी सवाई जय सिंह ने। तो ये पूरा मैटर था। इसके बाद बात करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। इसके बाद बात करेंगे अब अपन। अब 1722 से आगे बढ़ेंगे अपन। अब क्या होगा दोस्तों? 1722 से आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं 1722 से लेके डायरेक्ट आते हैं अपन 1730 में। कहां आते हैं? 1730 में। 1730 में क्या होता है? मराठा आक्रमण। क्या होता है? मराठा आक्रमण। दोस्तों, मराठा आक्रमण में सबसे ज्यादा दो क्वेश्चन है, याद रखना। मराठा आक्रमण ऐसी रियासत जहां पर मराठा आक्रमण का प्रारंभ हुआ, यानी कि प्रवेश हुआ, तो कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत। कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत। सबसे पहले आक्रमण कौन सी रियासत? बूंदी रियासत। दूसरी बात करें दोस्तों, कि सर्वाधिक मराठाओं ने जो आक्रमण किया था वो कौन सी रियासत पे करा था? तो उसका आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा जयपुर रियासत, यानी कि आमेर रियासत। सबसे सर्वाधिक आक्रमण, सर्वाधिक बार आक्रमण, तो कौन आएगा दोस्तों? जयपुर रियासत। अब दोस्तों बात यह है कि बूंदी रियासत क्यों है और जयपुर रियासत क्यों है, दोनों का रीजन देखना भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर ऐसा क्या पॉइंट आ गया कि बूंदी रियासत में प्रारंभिक है, यानी कि प्रवेश मराठा को जो आक्रमण, जो पहला आक्रमण होता है वो बूंदी रियासत पे होता है और सबसे ज्यादा आक्रमण होता है वो जयपुर रियासत पे होता है। मराठाओं को क्या है, एक ऑप्शन मिल जाता है कहां पर आने का? राजस्थान में आने का, राजपुताने में आने का, तो वो बूंदी रियासत से आता है। दोस्तों मराठा आक्रमण हो रहे थे, जब जयपुर में मराठा आक्रमण होते हैं तो सवाई जय सिंह ने युद्ध भी लड़े थे। 1735 की बात है, इन्होंने मुकुंदरा का युद्ध लड़ा था।
और 1733 की बात है, इन्हें मंदसौर का युद्ध भी लड़ा था। तो इन युद्धों 1733 में युद्ध लड़ा था, ये इसके बाद की बात है। लेकिन पहले भी मराठा आक्रमण हुए थे, उससे पहले भी 1715 में भी हुए थे। तो अब क्या होता क्या है कि बूंदी रियासत में ऐसा क्या हो जाता है कि बूंदी रियासत में मराठा जो वहां से प्रवेश कर जाते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि सवाई जयसिंह ये रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ अभी वो लिखने की जरूरत है। एक कहानी है, सुनना कि जयपुर रियासत क्यों आता है वहां पर। देखो, सवाई जयसिंह ये रहा, सवाई जयसिंह। दोस्तों, इसकी एक पुत्री थी, पुत्री, उसका नाम था अमर कंवरी। क्या नाम था उसका? अमर कंवरी। अमर कंवरी का विवाह किससे होता है? बूंदी शासक बुद्ध सिंह से। अमर कंवरी का विवाह करवा देता है सवाई जयसिंह बूंदी शासक बुद्ध सिंह से। अब होता क्या है कि बुद्ध सिंह और अमर कंवरी के मध्य कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका फायदा, इसकी विलासिता का फायदा कौन उठाना चाहता है? सवाई जयसिंह उठाना चाहता है। और सवाई जयसिंह के दिमाग में एक कीड़ा चलता रहता है, और सवाई जयसिंह क्या सोचता है कि यार बुद्ध सिंह को हटाओ यहाँ से, बुद्ध सिंह को हटाओ और मैं अपनी इच्छा से यहाँ का शासक बनाऊंगा। तो वो क्या करता है कि दलेर सिंह को शासक बनाता है। किसको बनाता है? दलेर सिंह को। दलेर सिंह को शासक बनाता है। अब दलेर सिंह को शासक बना देता है बुद्ध सिंह की जगह, तो इससे नाराज कौन हो जाती? अमर कंवरी। और अमर कंवरी यहां से निकल जाती है और कहां आ जाती? मराठाओं से, मराठाओं से मदद लेती है। और मराठाओं से मदद लेती है, उस टाइम सेनापति रहते हैं उनके जो बहुत फेमस है, राव होलकर और सिंधिया। माओजी सिंधिया रहते हैं और राव होलकर जो रहते हैं, इनकी मदद लेती है कौन? अमर कंवरी। और बोलती है कि यार ये जो सवाई जयसिंह है ना, इससे मैं नाराज हूँ, और सवाई जयसिंह जो है, बुद्ध सिंह मेरे पति को इसने हटा दिया है, तो मुझे वहां से राजपाट वापस चाहिए और मेरा पति वहां का शासक बनना चाहिए। अब ये थोड़े टाइम तक संघर्ष चलता रहता है और 1730 से बात आ जाती है डायरेक्ट 1734 में। कब बात आती है दोस्तों? 1734 में। 1734 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक सम्मेलन आयोजन होता है, हुडा सम्मेलन का आयोजन करता है कौन? सवाई जयसिंह। तो ये मराठाओं के आक्रमण के लिए बनाया गया था, उनको बचने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1734 में ही मराठा इसकी मदद कर देते हैं, अमर कंवरी की, और मदद करने के बाद हुडा सम्मेलन का आयोजन होता है और बुद्ध सिंह के स्थान पर इसका एक पुत्र हो जाता है, 4 साल का जो उसके बाद पुत्र बनता है, उसको शासक बना के निकल जाते हैं वहां से। तो दोस्तों, ये जो पूरी स्टोरी है, इसका मतलब ये है कि अमर कंवरी जो बूंदी की रानी थी, इसने मदद की थी मराठाओं की कि आप यहाँ से आइए। कहाँ से? बूंदी से। तो बूंदी से जब मराठा आए थे तो उनको भी लगा कि अब तो चलो यहाँ से प्रवेश मिल गया है, अब अपन पूरे राजपूताना में राजस्थान में अपन साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। और इसके बाद उनको जय सिंह के बारे में पता चलता है। तो सबसे ज्यादा जो आक्रमण होते हैं वो जयपुर रियासत में जय सिंह के कारण ही होते हैं, यानी कि प्रारंभिक था इसका एक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? ये बातें तो एक कहानी है, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। लेकिन मैंने आपको मराठा आक्रमण के एक बता दी कि आपका क्या कारण रहा था कि बूंदी रियासत में प्रवेश था और जयपुर रियासत में सबसे सर्वाधिक बार आक्रमण हुआ था। एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना कि जो कंफ्यूज रहेगा कि सर्वाधिक आक्रमण जो जयपुर में हुआ था वो कौन से राजा के टाइम हुआ था, तो वो आएगा सवाई प्रताप सिंह के समय। 16 बार आक्रमण हुए थे। ना ईश्वर सिंह आएगा, ना ही सवाई जय सिंह आएगा, क्योंकि ईश्वर सिंह के समय भी आक्रमण हुए थे, लेकिन रकम नहीं देने के कारण ईश्वर सिंह ने भी आत्महत्या कर ली थी। सवाई जय सिंह के समय ज्यादा आक्रमण नहीं हुए थे, 5 या 6 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन प्रताप सिंह के समय कम से कम भी 16-17 बार आक्रमण हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात। अब इसके बाद बात चलते हैं अपन, पहले आप इसको मिटा देते हैं पहले ना। अब दोस्तों, मराठाओं का आक्रमण हो जाता है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मराठा आक्रमण की। अब परेशान कौन रहता है मराठाओं से? सवाई जय सिंह रहता है। तो इन परेशानियों से दूर करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करता है, उसकी बात करेंगे अपन।
1730 से निकल के आएंगे दोस्तों, 1734 की बात है ये। कब की बात है? 1734। और 1734 में भी कौन थी? 17 जुलाई 1734। ठीक है। एक सम्मेलन का आयोजन होता है, उसका नाम है हुडा सम्मेलन। क्या नाम है? हुडा सम्मेलन। हुडा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। मैंने आपको पहले मारवाड़ और बीकानेर पढ़ रहे थे तब भी बताया था, क्योंकि बीकानेर का ऐसा शासक जिसके समय हुडा सम्मेलन हुआ था, जोरावर सिंह। जब जोरावर सिंह पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि भीलवाड़ा में पड़ता है हुडा सम्मेलन। मारवाड़ का ऐसा शासक जिसके समय हुडा सम्मेलन का आयोजन था, तो वो था अभय सिंह। मैंने आपको वहां पर बताया था। ठीक है दोस्तों, अब मेन इंपोर्टेंट ये आती है कि सवाई जयसिंह के समय अपन हुडा सम्मेलन को पूरा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका जो योजना करता था वो सवाई जयसिंह ही था। यानी कि जो इसका दिमाग में जो सबसे पहले जिसको लाया था हुडा सम्मेलन को कि इसका आयोजन करना चाहिए, तो ये किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। तो इसके उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों अपन। इधर देखो उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि मराठाओं को आक्रमण से बचने हेतु, यानी मराठाओं को पराजित करने हेतु, मराठाओं को या फिर मराठा के विद्रोह का दमन करने। क्योंकि राजपूताना के सभी राजपूत शासक लगभग परेशान थे मराठाओं से, तो एक मीटिंग का आयोजन किया था, उसे हुडा बोलते हैं। ठीक है। इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो अध्यक्ष कौन था? महाराणा संग्राम सिंह। ये बात चल रही है अपन 1734 की बात चल रही है, यानी कि जब आयोजन हुआ था, यानी कि उससे पहले किसी भी चीज का आयोजन करने के लिए पहले उसका विस्तारण, यानी कि एक बनाया जाता है, एक मैप बनाया जाता है कि ये अध्यक्ष बनेगा, ये उपाध्यक्ष बनेगा, ये योजनाकर्ता बनेगा, इसका उद्देश्य ये रहेगा, ये सब चीजें बनाते रहते हैं। तो मैं अभी वो लिखा रहा हूँ आपको। अभी हुडा सम्मेलन हुआ नहीं है, भीलवाड़ा पहुंचे नहीं है अपन अभी अपन सिर्फ यहाँ पे है जब आमेर में, और आमेर में बैठे बैठे अपन बातें कर रहे हैं फोन पे कि यार तू ये बन जाना, तू ये बन जाना। ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन सम्मेलन से पहले मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब सम्मेलन का आयोजन हुआ था 17 जुलाई के दिन, उस दिन ये नहीं रहते भाई साहब, ये महाराणा जी नहीं रहते उस दिन। इनका पुत्र रहता है उस दिन। क्या नाम रहता है? मेवाड़ शासक महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय। यानी कि महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय शासक रहते हैं कि संग्राम सिंह द्वितीय के बाद, यानी कि अध्यक्ष कौन बनेंगे अब? महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इधर देखो। अब बाकी और राजाओं की बात करें कि राजा कौन कौन से थे, देखो इधर। शासक और इधर बात करेंगे अपन। देखो शासक, आमेर का शासक कौन था? सवाई जय सिंह। ये कहाँ के थे? आमेर के। इसके बाद करें अपन बात मारवाड़ के। कौन था मारवाड़ के? महाराजा अभय सिंह। ये आए थे मीटिंग में। इसके बाद करें अपन बीकानेर की बात, तो बीकानेर से कौन आए थे? महाराजा जोरावर सिंह। इसके बाद करें अपन नागौर की, नागौर से कौन आए थे? महाराजा बख्त सिंह। इसके बाद करें बूंदी से, बूंदी से कौन आए थे? महाराजा दलेल सिंह। इसके बाद करें अपन कोटा की,
कोटा से कौन आए थे? महाराजा दुर्जन सिंह, महाराजा दुर्जन सिंह हाड़ा। ये राजाओं ने दोस्तों इस सम्मेलन में भाग लिया था। अब बात करें सवाई जय सिंह की, तो सवाई जय सिंह को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था, योजनाकर्ता। क्या बनाया था? योजनाकर्ता बनाया था। इसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया था? महाराणा संग्राम सिंह को। दोस्तों क्वेश्चन में कभी ये नहीं आएगा कि महाराणा संग्राम सिंह ऑप्शन में आएगा, क्योंकि उसकी अगर वो पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड जरूर होगा कि मृत्यु से पहले कौन थे, तो महाराणा संग्राम सिंह। उसके बाद मेवाड़ शासक यानी कि मेवाड़ से किसने भाग लिया था? जसवंत सिंह द्वितीय ने। तो उन्हें क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। और योजनाकर्ता कौन थे? सवाई जय सिंह आमेर। उद्देश्य क्या था? मराठाओं के विद्रोह का दमन करने हेतु। और दोस्तों इस सम्मेलन में आयोजन में मीटिंग में ये बातें हुई थी कि तुमको भी मराठा परेशान कर रहे हैं, हमको भी परेशान कर रहे हैं, तो हमको एक सारे मिलके एक दिन भीलवाड़ा में आयोजित होना है और भीलवाड़ा में अपन इकट्ठा होंगे। अब जुलाई के समय की बात थी, तो बारिश के टाइम आ जाता है, तो बारिश के बाद अपन क्या करेंगे? एक साथ इकट्ठा होंगे और मराठाओं के यहाँ से निकलेंगे और मराठाओं को विद्रोह का दमन करेंगे, यानी कि यहाँ से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन होता उल्टा है, कुछ भी नहीं होता। ये बात पता चल जाती है किसकी सम्मेलन की? मराठाओं को। तो मराठा फोन कॉल कर ले जाते हैं अलग अलग राजपूतानों में कि हे भाई क्या मेरे खिलाफ ज्यादा रणनीति बना रहा है, क्या ये ज्यादा समझ रहा है, क्या ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, क्या काट दूंगा पार दूंगा, ऐसी बातें करते रहते हैं। तो मराठा से क्या कौन डर जाते हैं? राजपूताना के शासक डर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसको जो ये सम्मेलन बना था इसका जो उद्देश्य रहता है उसको खत्म कर देते हैं, भूल जाते हैं और मराठाओं के खिलाफ कोई भी विद्रोह का नहीं करता है। तो यानी कि इसके जो निष्कर्ष की बात करें कि क्या निष्कर्ष निकला था इस, तो ये असफल रहा था पूर्णतः। क्या रहा था? असफल। क्या रहा था दोस्तों? असफल रहा था। अब होता क्या है? असफल होने के बाद जय सिंह क्या करता है कि क्या करें? ना तो युद्ध कर पा रहे ना संध्या कर पा रहे, तो क्या करते हैं कि अब मुझे कोई ऐसा मौका मिले कि मैं मराठाओं से अच्छे संबंध बना सकता हूँ। तो 1734 की बात रहती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है? 1735 की बात आती है। 1735 में क्या होता है कि पेशवा बाजीराव की माता का नाम रहता है राधाबाई। तो राधाबाई यात्रा पे निकली होती है, धर्म यात्रा पर। तो वो कहाँ पर आती है? जयपुर में आती है। तो उनकी मदद कौन करते हैं? सवाई जय सिंह करते हैं, ताकि हमारे संबंध सुधर जाए मराठाओं के और हमारे। उसके बाद पेशवा बाजीराव खुद आते हैं और उनकी भी मदद करते हैं। 39 में कौन करते हैं? सवाई जय सिंह करते हैं, ताकि मराठाओं से संबंध अच्छे हो जाए। पेशवा बाजीराव के बाद शासक बनते हैं बालाजी बाजीराव। तो उनके मध्य जय सिंह और बालाजी बाजीराव के मध्य 1741 में एक समझौता होता है, धौलपुर का समझौता। उसकी सहमति देता है मोहम्मद शाह रंगीला और की समझाता है कि हाँ यार धौलपुर का समझौता कर लो और मराठा आप आक्रमण नहीं करेंगे और सवाई जय सिंह तुम आराम से रहो। ये बातें हो जाती है सवाई जय सिंह तक की। ठीक है दोस्तों, आराम से सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनोगे तो याद हो जाएगा। धौलपुर का समझौता होता है 41 में और समझाइश होती है जय सिंह और बालाजी पेशवा के मध्य। और समझाइश को शर्तों को कौन मान लेता है? मुगल बादशाह, क्योंकि वो भी परेशान था मराठाओं से। तो उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद शासक बनते हैं, फिर मराठा का आक्रमण शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि मराठाओं का जो एकमात्र उद्देश्य वो है कि इनको सब किले चाहिए और पैसों के लिए काम करते थे, यानी कि जो पैसा देगा वो उसकी तरफ से काम करेंगे। राजा दो राजा युद्ध लड़ रहे, पैसा दो, उनकी तरफ जाएंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बाजी भी पलट देंगे। यानी कि मराठाओं का उद्देश्य था जो पूर्णतः असफल रहा था। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई 1730 1734 हुड़ा सम्मेलन की और मराठाओं की। इसके बाद 243 में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये जय सिंह का कार्यकाल में जो किया, यानी कि जो भी युद्ध वगैरह जो साम्राज्य अपने रहते आमेर का शासक रहते क्या क्या किया था, ये सब बातें हैं। इसके बाद आती है दोस्तों सवाई जय सिंह की स्थापत्य कला और निर्माण की। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर उसकी बात करेंगे। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं निर्माण की। निर्माण बोल सकते हो या स्थापत्य कला बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन निर्माण में कि इन्होंने क्या क्या बसाया था। सबसे पहले बात करें ना, इन्होंने जयपुर नगर बसाया।
कब बसाया था? 18 नवंबर 1727 को नींव रखी थी। किस नगर की? जयपुर नगर की। जयपुर नगर की अपन बात करें दोस्तों, तो जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो इसका नाम आएगा विद्याधर भट्टाचार्य। याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों, पहला पत्थर किसने रखा था? पहला पत्थर रखा तो किसने रखा था? ये जगन्नाथ ने रखा था। पहला पत्थर का रखने का मतलब यानी कि श्री गणेशाय किसने करा था? तो जगन्नाथ ने करा था। इसके बाद दोस्तों बात करें इसकी उपनाम की बात करें कि जयपुर नगर को क्या क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है राजश्री द्वीप भी बोला जाता है, राजश्री द्वीप। इसके बाद करें अपन इसको गुलाबी नगरी भी बोला जाता है। इसके बाद करें अपन इसको पिंक सिटी बोला जाता है। इसके बाद करें सिटी ऑफ वेकेशन बोला जाता है। सिटी ऑफ वेकेशन और पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, राजश्री द्वीप, ये इसके उपनाम है। जयपुर नगर के और बात करें अपन दोस्तों, तो जयपुर नगर क्रमबद्ध तरीके से बना हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से या फिर एक सिस्टम से। एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टम से नगर बसा हुआ नगर है ये। इसके बाद करें इसकी सड़कें समकोण पर काटती है। कहाँ काटती है? समकोण पर काटती है, यानी कि इस तरह से सड़कें बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, जयपुर नगर की बसाया था किसने? 18 नवंबर 1727 में। आपको याद क्या रखना है? वास्तुकार याद रखना है। वास्तुकार कौन था दोस्तों इसका? विद्याधर भट्टाचार्य। पहला पत्थर किसने रखा था? जगन्नाथ ने रखा था। इसके उपनाम है, आप याद रख सकते हैं आराम से। और क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से सिस्टम से इसलिए बना था ये, क्योंकि जो सवाई जय सिंह था वो एक विज्ञान का ज्ञाता था, यानी कि उसकी सोच जो थी सवाई जय सिंह की एक वैज्ञानिक तरीके से। अगर अभी के टाइम में सवाई जय सिंह होता तो जरूर साइंस सब्जेक्ट लेते और साइंस में वो आगे बढ़ते, यानी कि एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करते सवाई जय सिंह। ज्योतिषी के भी अच्छे ज्ञाता थे, क्योंकि इन्होंने जो निर्माण करवाए थे ना वो ज्योतिष लिंग के आधार पर बहुत सारे निर्माण करवाए थे, विज्ञान पे आधार करवाए थे। तभी तो जब इसकी मृत्यु हुई थी तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि आज विज्ञान मर गया, ऐसा बोला था कर्नल जेम्स टोड ने कि आज विज्ञान मर गया है। कर्नल जेम्स टोड ने सवाई जय सिंह की मृत्यु पे ये वर्ड बोला था। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद करें बात दोस्तों, बात की सवाई जय सिंह ने क्या क्या बनवाया था। देखो, एक जय निवास महल, जिसे सिसोदिया रानी महल भी बोला जाता है। सिसोदिया रानी महल यानी कि किसके नाम पर? मेवाड़ के राजाओं के नाम पर, क्योंकि वो सिसोदिया लगाते थे, उसके नाम पर एक महल का निर्माण करवाया था, जिसे जय निवास महल बोला गया। बाद में आमेर में करवाया था। किसने निर्माण कराया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसके बाद चंद्र महल का निर्माण भी करवाया था इसने। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा था कि चंद्रमहल कहां पर स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। आमेर में स्थित है। दोस्तों याद रखना, एक चंद्रमहल उदयपुर में भी स्थित है। ठीक है, इसके बाद करें दोस्तों बात, इसने क्या किया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था।
नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के बारे में बताऊं दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया था? क्योंकि मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए ऐसी जगह चाहिए थी, ऐसी सुरक्षित जगह की नींव रखनी थी सवाई जय सिंह को, इसीलिए इसने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इतिहासकार कहते हैं कि नाहरगढ़ दुर्ग का नाम जो नाहरगढ़ रखा ना, नाहर तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में सवाई जय सिंह के समय के शासनकाल के समय। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो उसी के नाम पर इसने नाहरगढ़ दुर्ग का नाम रखा होगा। लेकिन इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? मराठाओं से आक्रमण बचने के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि मराठाओं से आक्रमण बचने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? ये स्थापत्य कला की बातें होती है जो अपन कल्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद करें दोस्तों, इन्होंने भोजनशाला का निर्माण करवाया था। भोजनशाला का भोजनशाला क्या है? ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्र के लिए। भित्ति चित्र में कौन कौन से चित्र अंकित है? यहाँ पर धर्म ग्रंथों के चित्र अंकित है। धर्म ग्रंथों के चित्र अंकित है। भोजनशाला में भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, भोजनशाला का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसके बाद करें दोस्तों बात, इधर देखो, तो 1725 में सवाई जय सिंह ने शुद्ध नक्षत्रों की एक सारणी बनाई थी। मैंने बताया था ना कि ज्योतिष सेवा भी ज्ञाता था, बहुत बड़ा विद्वान था। इतिहासकारों ने सवाई जय सिंह को चाणक्य की संज्ञा भी दी थी। मैं आगे सब लिखा दूंगा आपको कि क्या क्या बोला था। ज्योतिषी का बहुत बड़ा विद्वान था सवाई जय सिंह। तो इसने 1725 में शुद्ध नक्षत्रों की एक सारणी बनाई थी। सारणी बनाई, जिसे उस टाइम का मुगल बादशाह था रंगीला मोहम्मद शाह को भेंट किया, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाह रखा। क्या होता है दोस्तों, सवाई जय सिंह ने 1725 में शुद्ध नक्षत्रों की एक सारणी का निर्माण करवाया था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया था, यानी कि उसको उपहार में दे दिया था। और मोहम्मद शाह ने क्या करा, इसका नाम परिवर्तित कर दिया और क्या नाम रखा? जीज मोहम्मद शाह रखा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और बात करें अपन, इसने मंदिर बनवाए थे। मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर पढ़ेंगे अपन तो गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया इसने। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया सवाई जय सिंह ने। कौन सा वाला? ये आमेर वाला, यानी कि जयपुर वाला। मैंने मानसिंह पढ़ाया था, मिर्जा राजा मानसिंह, तब वहां भी बताया था कि मिर्जा राजा जय सिंह ने, मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कहां पे करवाया था? वृंदावन में करवाया था। कौन सी संप्रदाय में से बना हुआ मंदिर है? गौड़ीय संप्रदाय से बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था जो आमेर में स्थित है, गोविंद देव जी का, इसका मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर आता है कल्की मंदिर। कल्की मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, कल्चर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कल्की मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये आएगा जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई इसके निर्माण की। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, पहले आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया दोस्तों, मिटा देते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाई जय सिंह ने पांच वेधशालाओं, इनको क्या बोला जाता है, जंतर मंतर, निर्माण करवाया। कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराया दोस्तों, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। क्या बोला जाता है, जंतर मंतर। जंतर मंतर एक जादू नहीं है, यहाँ पर कोई जादू वादू नहीं होता था, नाम से तो लग रहा है जादू हो रहा है जैसे। जंतर मंतर एक साइंस वाली चीजें होती है, जहां पर ऐसी रोचक चीजें, जहां पर यंत्र मिलेंगे आपको, ऊंचाई नापने का यंत्र, सूर्य नापने का यंत्र, उसके प्रकाश को मापने का यंत्र, लंबाई चौड़ाई नापने का यंत्र, अलग अलग घड़ियां, अलग अलग यंत्र मिलेंगे, यानी कि पूरा साइंस से रिलेटेड चीजें मिलेगी इस जंतर मंतर में। तो ये 5 जगह पर निर्माण करवाया था इसने। कितनी जगह पर, 5 अलग अलग जगहों पर। तो अब देखते हो 5 कौन कौन सी जगह थी दोस्तों। इसके बाद पहली बात करें अपन, पहला था दिल्ली में। कहां पर निर्माण करवाया था, दिल्ली में। कब करवा, कौन था ये, प्राचीन, सबसे प्राचीन। दूसरा है जयपुर में, ये सबसे बड़ा है। और तीसरा, चौथा और पांचवा, एक बनारस में बनवाया, एक मथुरा में बनवाया और एक उज्जैन में बनवाया। बनारस और मथुरा कहाँ पे, यूपी में, और ये कहाँ पर है, एमपी में। और जयपुर आपको पता है राजस्थान में, और दिल्ली कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, यानी कि जयपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में 5 जगह पर इसने जंतर मंतर बनाए, 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। जयपुर की पर्टिकुलर अपन बात करें, कहाँ की, जयपुर की जो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, मैं खुद देख के आया, बहुत अच्छा है। आप कभी जाओ ना जयपुर तो जरूर देख के आना जयपुर के जंतर मंतर को, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, आपको लगेगा ही नहीं, विश्वास ही नहीं होगा कि इतना बड़ा बनाया कैसा था उस टाइम भी, लगेगा नहीं बिल्कुल भी। आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें वहां पे, इतने बड़े यंत्र लोहे के, इतने बड़े, आपका देखने पे लगेगा कैसे बनाए होंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर है। सौर ऊर्जा को आप देखोगे, सूर्य नापने के यंत्र को देखोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी रहती थी क्या। तो अपन बात करें दोस्तों जयपुर की जंतर मंतर की बात करें, तो यूनेस्को ने जुलाई 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर दोस्तों एक ऐसी संस्था है, ये एक संस्था है जो इंडिया के या पूरे वर्ल्ड में जितने भी धरोहर चीजें, पुरानी प्राचीन चीजें हैं, उनको एक नाम देता है कि यार इसमें कुछ खासियत है, कुछ स्पेशल देखता है। इनके बहुत सारे रूल्स रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि जंतर मंतर में ऐसा क्या था, जयपुर सिटी में ऐसा क्या था, इन किलों में ऐसा क्या था कि इनको विश्व धरोहर में शामिल करे, यानी कि कुछ अलग, औरों से अलग होना विश्व धरोहर में। ये यूनेस्को एक संस्था है। इसकी संस्था की मैं आपको बता दूं, कोई जनरल नॉलेज वाली चीजें पूछेगा तो कभी नहीं, फिर भी बता देते हैं। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है, यूनेस्को का मुख्यालय, ये कहां पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। कहां पर स्थित है, पेरिस में। राजस्थान के 6 किले भी यूनेस्को में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। मैं लिखा दूंगा बाद में, अभी नाम सुन लेना। कौन सा है, रणथंभौर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, आमेर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, इसके बाद गागरोन का किला है, और इसके बाद कुंभलगढ़ का किला है। ये 6 किले हैं जो 2014 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। और लेटेस्ट अगर अपन अभी की बात करें तो 2019 में जयपुर सिटी को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, यानी कि एकमात्र सिटी है जयपुर जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया है। इसके बाद सबसे पहले की बात करें तो 1985 में, कब, 1985 में केवला देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, जो भरतपुर में स्थित है, उसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर सबसे पहले किसको किया था,
केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को कब किया था? 1985 में। जनरल नॉलेज वाली चीजें आपको ऐसे याद रह जाएगी, जब कल्चर पढ़ाएंगे तब अपन यूनेस्को को पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को 1985 में सबसे पहले इसकी यूनेस्को में शामिल किया था। उसके बाद 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया था। फिर 2011 में कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया था। फिर 2014 में 6 दुर्गों को शामिल किया था। फिर उसके बाद 2019 में अभी लेटेस्ट किया है जयपुर सिटी को। याद रखना, भूलना नहीं, जयपुर सिटी को। ये ऐसी चीजें रहती जो बताने की रहती, लिखने की रहती, आप खुद लिख लेना, कौन क्या लिखेगा ये सब बाद में पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों बात होती निर्माण की, पूरे सवाई जय सिंह के निर्माण की यही बात होती। इसके बाद दोस्तों सवाई जय सिंह के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ 2-3 लाइनें और हैं, वो अपन बाद के मैटर में पढ़ेंगे। सवाई जय सिंह को आज यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर दूंगा। आपके पास जो भी समस्या है जो कमेंट बॉक्स में